प्रक्षेप प्रोजेक्शन बहुत ही इजी है। प्रक्षेप सामान्य रूप से यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का या ज्योग्राफी में जो कहीं पर भी आप देने जाते हो, वाइवा साक्षात्कार देने जाते हो, तो ये दो क्वेश्चन सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। मापक किसे कहते हैं, प्रक्षेप किसे कहते हैं। मापक किसे कहते हैं और प्रक्षेप किसे कहते हैं। तो प्रक्षेप किसे कहते हैं, त्रिविम आकृति को द्विविम आकृति में परिवर्तित करना, त्रिविम आकृति को द्विविम आकृति में बदलना, या ये कहें कि ग्लोब के अक्षांश देशांतर रेखाओं को के जाल को समतल कागज पर प्रक्षेपित करना या उतारना प्रक्षेप कहलाता है। जैसे सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि पिक्चर हॉल में अपन पिक्चर देखने जाते हैं तो प्रोजेक्टर के माध्यम से वो एक रील पे चल रही है वो पिक्चर, उस पिक्चर को कहां पर, उस फॉक्स के द्वारा कहां पर प्रक्षेपित किया जा रहा है, पर्दे पे प्रक्षेपित। ऐसे ही जो ग्लोब है, उस ग्लोब को समतल कागज पे, जो ग्लोब पे अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल है, उसको किस पे उतारना है, समतल कागज पे उतारना प्रक्षेप कहलाता है। तो सामान्य ये परिभाषा दे तो भी ठीक है कि ग्लोब के अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पे उतारना प्रक्षेप कहलाता है। अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पे उतारना प्रक्षेप कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार कि प्रक्षेप किस काम आते हैं, किस काम आते हैं प्रक्षेप। मैं खुद ही जाता हूं प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो ये क्वेश्चन सीधा सा पूछता हूं और कोई क्वेश्चन जवाब नहीं देता। प्रक्षेप क्या काम आते हैं अपने, क्यों पढ़ते हैं प्रक्षेप, ये लाइनें क्यों खिंचाई जाती है। आप मानचित्र बनाने के लिए, मानचित्र निर्माण के लिए क्या पढ़ते हैं अपन, प्रक्षेप। कि अब प्रक्षेप मानचित्र निर्माण के लिए, अब दूर भागों का मानचित्र बनाने के लिए अलग प्रक्षेप पढ़ेंगे, विषुवत के भागों का मानचित्र बनाने के लिए अलग प्रक्षेप पढ़ेंगे, मध्य अक्षांशों के लिए अलग, प्रत्येक की गुण अपन अलग अलग प्रक्षेप पढ़ेंगे। तो प्रक्षेप का मुख्य उद्देश्य है मानचित्र निर्माण करना। क्या है, मानचित्र। तो प्रक्षेप है ग्लोब के अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पे उतारना प्रक्षेप कहलाता है। ग्लोब त्रिविम आकृति है। त्रिविम किसे कहते हैं, जिसमें ऊंचाई भी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, वो क्या कहलाएगा, त्रिविम। ये मेरा फोन त्रिविम आकृति का है, इसमें ऊंचाई भी है, कितनी भी हो, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, भी चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और इसमें थोड़ी बहुत ऊंचाई भी है। तो जिसमें तीनों हो वो क्या कहलाता है, त्रिविम आकृति कहलाता है। और समतल कागज क्या है, जिसमें लंबा, ऊंचाई नहीं है, कागज में ऊंचाई नहीं है, लंबाई और चौड़ाई है। तो कोई भी त्रिविम आकृति है उसको द्विविम आकृति में परिवर्तित करना प्रकाश की सहायता से या अन्य विधि से, वो क्या कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है। तो सामान्य तो ये अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पे। अब प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी या मानचित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। अपन मानचित्र कोई भी शुद्ध नहीं बना सकते, कोई भी मानचित्र अपन शुद्ध बनता ही नहीं है। पूर्ण तो शुद्ध कोई सा भी मानचित्र, आपने फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक जितने भी मानचित्र बने वो पूर्णतः कोई भी मानचित्र शुद्ध नहीं है। तो फिर शुद्ध नहीं है तो अपन ग्लोब से ही पढ़ लें, वो तो पूर्णतः शुद्ध है। ग्लोब में बना हुआ मानचित्र पूर्णतः शुद्ध होता है। जो आपके दीवारी मानचित्र होते हैं वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होते हैं। कहां पर अशुद्ध होते हैं, वो कहां पर अशुद्ध होते हैं। यदि आपको विश्व का मानचित्र दिया हुआ है तो वो किस भाग में अशुद्ध होता है और कहां पर शुद्ध होता है। विषुवत रेखा पे वो शुद्ध होता है, दूरों पे वो अशुद्ध होता है, क्योंकि दूर एक बिंदु है विषुवत, उसमें मानचित्र में विषुवत रेखा की बराबर दिखाया होता है। तो मानचित्र पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है। लेकिन शुद्ध नहीं होता है तो भी अपन बना रहे हैं, ग्लोब की बजाय वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है भी, ग्लोब में आप यदि एक नजर में ग्लोब देखते हो तो आप इंडिया देखोगे तो अमेरिका नहीं दिखेगा, अमेरिका देख रहे हो तो इंडिया नहीं दिखेगा। इसका मतलब पूरे विश्व का एक दृष्टि में आप अध्ययन करना चाह रहे हो कि कौन सा क्षेत्रफल कितना है, क्या है, उनका मानचित्र क्या है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी,
मानचित्र की आवश्यकता होगी। उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? मानचित्र। तो पूरे विश्व को एक नजर में देखना है तो मानचित्र बनाना जरूरी है। दूसरा कि यदि छोटे क्षेत्र को आप ग्लोब पर देखो कि इंडिया इतना सा दिख रहा है, तो राजस्थान तो दिखेगा ही नहीं। राजस्थान में अपना नागौर नहीं दिखेगा, नागौर में अपनी तहसील कुचामन नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब छोटे क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए यदि आप जैसे ग्लोब पर इतना बड़ा नागौर जिला दिखा दिया, तो इसका मतलब राजस्थान इस पूरी दीवार जितना, और फिर भारत अपनी इस जो बिल्डिंग है उतना बड़ा, और पूरे विश्व दिखाएंगे तो कितना बड़ा ग्लोब बनाओगे। और वो बड़ा ग्लोब बनाना पड़ेगा, तो उसका अध्ययन सीडी लगा के करना पड़ेगा। भी ऊपर वाला देख के आना, नीचे वाला भूल जाएंगे। तो इसलिए मानो कि मानचित्र की आवश्यकता होती है। फिर इतना बड़ा बना लिया तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना मुश्किल है, ग्लोब को किताब का रूप नहीं दे सकते। इन समस्याओं के कारण क्या बनाया जाता है? मानचित्र बनाया जाता है। इन समस्याओं के कारण मानचित्र बनाया जाता है, और मानचित्र बनाने के लिए प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। अब प्रक्षेप, अलग अलग प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, अब प्रक्षेप अपन मानो कि गुण के आधार, प्रक्षेप के प्रकार की बात करें तो मानो कि गुण के आधार पे अपन प्रक्षेप ले, या प्रकाश के आधार पे अपन प्रक्षेप ले, और जहां कागज स्पर्श हो रहा उसके आधार पे प्रक्षेप ले। तो अलग अलग प्रकार के प्रक्षेप, जैसे गुण के आधार पे प्रक्षेप ले तो आपने कई जगह पढ़ा होगा शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप, होमोग्राफी प्रक्षेप। फिर शुद्ध आकृति प्रक्षेप, ठीक है। शुद्ध दिशा प्रक्षेप, मुख्य तो ये तीन ही होते हैं, लेकिन कई किताबों में आपको शुद्ध मापनी प्रक्षेप भी मिल जाएगा, समदूरस्थ प्रक्षेप भी मिल जाएगा। लेकिन जो गुण के आधार पे तीन मुख्य गुण माने जाते हैं, क्षेत्रफल, आकृति और दिशा। वैसे मापनी भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः ये तीन गुण है। और इन तीनों गुण किसी भी एक प्रक्षेप में तीनों साथ नहीं मिलेंगे। आप इन तीन गुणों में से अधिकतम 2 गुण आपको किसी भी प्रक्षेप में मिल सकते हैं। जहां शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप मिलेगा वहां शुद्ध आकृति नहीं मिलेगी, और वहां पर शुद्ध दिशा भी नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब जहां पर शुद्ध क्षेत्रफल है वहां पर ये मानो शुद्ध दिशा कहीं पर एक जगह आपको मिलेगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये तीनों एक साथ नहीं मिल सकते, तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे गुण। जिस प्रक्षेप में शुद्ध क्षेत्रफल होगा वो शुद्ध आकृति का नहीं होगा, और जहां शुद्ध आकृति होगी वहां पर शुद्ध क्षेत्रफल नहीं मिलेगा, प्रक्षेप में शुद्ध दिशा का मतलब क्या होता है, शुद्ध क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि आपने ग्लोब लिया, ग्लोब्स में मानो कि एक ग्लोब में अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच का जो मेष है या जो कोश है, उस कोश का क्षेत्रफल और ग्लोब जो मानचित्र, ग्लोब का जो एक क्षेत्र कोश का क्षेत्रफल है, यदि वही समान अनुपात में प्रक्षेप में आ जाता है, मानचित्र में आ जाता है, तो इसका मतलब शुद्ध क्षेत्रफल है, प्रक्षेप है। अब मान लिया कि ये 4x4 का एक कोश है जिसमें 4 सेमी ग्लोब में ये है, 4 सेमी ये, 4 सेमी है, तो 4 × 4 करते हैं तो कितना है? 16। कितना है? 16 वर्ग किलोमीटर। यदि आप प्रक्षेप में इसको 2 सेमी ये और 8 सेमी ये कर दिया, 8 सेमी ये कर दिया और 2 सेमी ये कर दिया, तो इसका मतलब शुद्ध क्षेत्रफल ये मानो कि ग्लोब में था और मानचित्र में ये बना, इसका मतलब शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप। अब 8 × 2 कर रहे हो तो कितना वर्ग किलोमीटर आ गया? 16 आ गया। यहाँ पे मानो 4 × 4 कर रहे थे, 16 आ गया। लेकिन अब देखो कि आपने इस प्रक्षेप है, इस प्रक्षेप में ये इधर वाला भाग इधर जोड़ दिया, तो अब जहां
इस ग्लोब में ये भाग इधर था, वो इधर थोड़ी, दिशा तो अलग होगी ना, दिशा अलग होगी। इसका मतलब जहां क्षेत्रफल शुद्ध आएगा वहां दिशा शुद्ध आना मुश्किल है, और आकृति भी विकृत होगी ना। भी भारत है मानो ऐसे है, और आपने उसको इस प्रकार बना दिया लंबा, तो उत्तर दक्षिण वाली लंबाई को पूर्व पश्चिम में ज्यादा फैला दिया, इसका मतलब आकृति क्या हो गई, विकृत हो गई। अब देखो कि ये 2x2 सेमी का था, और आपने उसको बड़ा कर दिया, तो जैसा ये 2x2 का था उससे बड़ा हो गया, लेकिन आकृति तो वैसी है ना, आकृति तो वैसी है, इसका मतलब इसमें आकृति शुद्ध है। अब आकृति शुद्ध है, देखो यहां से इस जगह से ये इधर था, ये इधर था, ये इधर था, और ये इधर था। अब इसी केंद्र बिंदु से ये देखो उसी दिशा में ना, तो दिशा क्या होगी, शुद्ध है, दिशा है वो शुद्ध है। अब देखो यहां पर अपन आगे पढ़ेंगे, जहां पर शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप जो भी पढ़ेंगे अपन, तो शुद्ध से जैसे मानो कि इन लाइनों को आप मान लो कि ये अक्षांश रेखा है, और ये खड़ी लाइनों को आप समझ लो देशांतर। आप मानो कि ये 4x4 का एक वर्ग था, ये अक्षांश थी, ये देशांतर थी। अब उसी का शुद्ध क्षेत्रफल जहां पर ले रहे हो, वहां पे देखो इसमें क्या किया है, अक्षांश की लंबाई तो बढ़ा दी है, और देशांतर की लंबाई छोटी कर दी है उसी अनुपात में। तो जिस प्रक्षेप में आप ये पढ़ो कि जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ाई है उसी अनुपात में देशांतर की मापनी घटाई है, तो शुद्ध क्षेत्रफल आएगा। अनुपात में भी इसको जिस अनुपात में ये बढ़ाई है ना उसी अनुपात में ये कम कर दी, तो मापनी वहां पर क्या हो जाएगा, शुद्ध क्षेत्रफल। तो अब इसमें शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप में ये भी लाइन आए ना, तो सही है कि शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर में से एक की मापनी बढ़ाई जाती है और एक की मापनी घटाई जाती है उसी अनुपात में। उसी अनुपात में एक की मापनी तो बढ़ाएंगे, एक की मापनी घटाएंगे, तो शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप बन जाएगा। शुद्ध क्षेत्रफल जिस प्रक्षेप में भी आप ये पढ़ोगे कि एक की मापनी कोई भी बढ़ गई तो एक की मापनी घटेगी। अब जैसे मान लिया कि अपन ने इसमें अक्षांश की मापनी बढ़ाई है, तो किसकी मापनी घटा दी, देशांतर की मापनी घटाई। अब इसी को लैंग्वेज में मैं चेंज कर सकता हूं, इसी बात को मैं लैंग्वेज में चेंज कर सकता हूं कि शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप में जिस पहले क्या लिखा था, अक्षांश की मापनी बढ़ी है, अक्षांश की मापनी बढ़ी है और देशांतर की मापनी घटी है। ठीक है, अब इसी को मैं लैंग्वेज चेंज करके भी बोल सकता हूं कि जिस प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ी है, यहां पे तो क्या बोल रहा हूं मैं, अक्षांश की मापनी बढ़ी। दूसरे में मैं क्या बोल रहा हूं, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ी है और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी घटी है। अब देखो कि ये देशांतर रेखा थी ए और बी, ठीक है, इनके बीच में इतनी ही दूरी थी, और यहां पे देखो इस ए और बी देशांतर के बीच में क्या होगी, दूरी बढ़ गई ना। और यहां पे देखो अक्षांशों के बीच की दूरी इतनी थी, लेकिन यहां पे क्या हुआ, अक्षांशों के बीच की दूरी कम हुई है। समझ आया या नहीं आया? तो जिस प्रक्षेप में शुद्ध क्षेत्रफल का अपन पढ़ेंगे, उस प्रक्षेप में यह बात ध्यान रखना कि उस प्रक्षेप में अक्षांश की मापनी जिस अनुपात में बढ़ेगी उस अनुपात में देशांतर की मापनी घटेगी। और उसी को लैंग्वेज चेंज करके भी बोला जा सकता है कि उस प्रक्षेप में अक्षांश के बीच की दूरी कम हुई है और देशांतर के बीच की दूरी उसी अनुपात में बढ़ी। अनुपात शब्द आएगा, शुद्ध क्षेत्रफल में अनुपात शब्द भी आएगा कि जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ी है उसी अनुपात में देशांतर की मापनी बढ़ी। जिस अनुपात में अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी घटी है उसी अनुपात में देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ी है, तो शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप आएगा।
ठीक है। अब देखो शुद्ध आकृति प्रक्षेप, शुद्ध आकृति प्रक्षेप में अपन बात करें कि जो भी शुद्ध आकृति प्रक्षेप होगा, अब मानो कि पहले ये था, ये प्रक्षेप था 2x2 का गोला, कोई कोष था, अब उसको 4x4 में कर दिया, आप बढ़ा दिया, तो आकृति वही रहेगी ना। आकृति जहां पर शुद्ध होएगी वहां पर क्या है कि इनके भी जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ी है उसी अनुपात में देशांतर की भी मापनी, जैसे ये 2 थी 2 से 4 कर दिया तो इसको भी 4 कर दिया, तो जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ी है उसी अनुपात में देशांतर की मापनी भी बढ़ेंगी। मानो कि अपन छोटे थे तो उसके बाद में बड़े हुए तो लंबाई भी बढ़ी है, तो अपनी क्या चौड़ाई भी बढ़ी है। अब मानो कि जिसकी एक ही आकृति बढ़ा दे, या तो लंबाई लंबा कर दे और चौड़ाई कम करे, तो आकृति उसकी पुराने व्यक्ति से अपन पहचानना बंद कर देंगे। मानो कि कोई भी आप मानचित्र, एक गुब्बारा लिया उस पर इंडिया का चित्र बना दिया, उसकी आप इधर वाली चौड़ाई खींच रहे हो, इधर बढ़ा रहे हो, उसको पूर्व पश्चिम में बढ़ा रहे हो, उत्तर दक्षिण नहीं बढ़ा रहे हो, भारत का मानचित्र क्या हो जाएगा। अब आप 4 व्यक्ति पकड़ के उसको दोनों साइड में, ऊपर साइड में भी बढ़ा रहे हो, ऊपर नीचे भी बढ़ा रहे हो, तो जैसा आपने पहले बनाया था छोटा, उसी अनुपात में वो क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, आकृति विकृत नहीं होगी। मानो कि एक गुब्बारा है, उस पर आपने भारत का मानचित्र बना दिया, आप 2 दिशाओं में उसको खींच रहे हो, एक दिशा उसको छोड़ दी, तो क्या हो गया, आकृति विकृत होगी। तो देखो यहां पे ये था और उसे आपने क्या किया, एक साइड में खींचा है उसको, तो एक साइड से वो वापस कम हुआ ना, तो आकृति क्या हो गई, विकृत हो गई, आकृति यहां पे विकृत हो गई। शुद्ध आकृति में देखो आप इधर से भी खींच रहे हो, ऊपर नीचे से भी खींच रहे हो, तो जैसा था वैसा का वैसा ही बड़ा हो जाएगा मानचित्र, तो आकृति क्या रहेगी, शुद्ध रहेगी। लेकिन क्षेत्रफल पहले 2x2 4 वर्ग किलोमीटर था, 4x4 कितना हो गया, 16 हो गया ना, 4x4 16, इसका मतलब क्षेत्रफल अशुद्ध हो गया, इसका मतलब आकृति और क्षेत्रफल साथ नहीं होंगे। जहां आकृति शुद्ध रहेगी वहां पर क्षेत्रफल सिद्ध नहीं रहेगा। किसी भी प्रक्षेप में तीनों गुण ये आएंगे नहीं साथ, हाँ ये साथ नहीं आएंगे, किसी भी प्रक्षेप में साथ नहीं आएंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई नहीं है। अब जहां पे आकृति शुद्ध है वहां पर दोनों की मापनी बढ़ेगी अनुपातिक रूप में, जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ी है उसी अनुपात में देशांतर की मापनी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसमें अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ी है, उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ी है। जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ी है उसी अनुपात में देशांतर की मापनी बढ़ी है, तो वो शुद्ध आकृति प्रक्षेप है। शुद्ध दिशा के लिए प्रक्षेप की कोई भी स्थान जिस कोण पर ग्लोब में था उसी कोण पे यदि मानचित्र में आ जाता है वो, तो क्या होगा, शुद्ध दिशा प्रक्षेप होगा। तो ये 3 गुण के आधार पर बांटते हैं कि ये शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है, ये शुद्ध आकृति प्रक्षेप है, ये शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। जैसे आप पढ़ते हो कि बेलनाकार शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप या सम क्षेत्रफल प्रक्षेप पढ़ते हैं अपन, तो वो शुद्ध क्षेत्र, एक समदूरस्थ भी पढ़ेंगे, समान दूरी पे आएंगे, समदूरस्थ शुद्ध मापनी, लेकिन ये पूर्णतः किसी भी प्रक्षेप में सभी अक्षांश और देशांतर की मापनी शुद्ध नहीं होती, और समदूरस्थ भी ग्लोब में जैसे होते हैं वैसे समदूरस्थ नहीं होते, तो वो भी गुण ले सकते हो आप, समदूरस्थ भी हो सकता है, शुद्ध मापनी भी गुण हो सकता है, लेकिन जो मुख्य गुण होते हैं ये 3 ही होते हैं। अब प्रक्षेप आपने प्रकाश की सहायता से बनाया है तो संदर्श प्रक्षेप, पर्सपेक्टिव प्रक्षेप, और बिना प्रकाश की सहायता से बनाया है नॉन पर्सपेक्टिव असंदर्श प्रक्षेप। क्या होगा, असंदर्श प्रक्षेप। दिग्वंश शब्द दिशा के लिए दिग्वंश शब्द भी लेते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला एजिमुथ शब्द हमेशा दिया जाएगा, एजिमुथ शब्द है वो देंगे। ऑर्थोमार्फिक इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत देख लेना ताकि ध्यान रहे। विशुद्ध आकृति प्रक्षेप ऑर्थोमार्फिक है,
एजीमुथ प्रक्षेप है, होमोलोग्राफी प्रक्षेप है, ऐसे ही पर्सपेक्टिव, नॉन पर्सपेक्टिव कि प्रकाश की सहायता से और बिना प्रकाश की सहायता से, संदर्श प्रक्षेप और दूसरा असंदर्श प्रक्षेप। बिना प्रकाश की सहायता से बनाया गया प्रक्षेप असंदर्श प्रक्षेप, और प्रकाश की सहायता से बनाया गया संदर्श प्रक्षेप। अपन प्रकाश की सहायता से जो पढ़ेंगे उनमें 3 प्रकार के पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? तीन पढ़ते हैं, केंद्रक, नोमोनिक प्रक्षेप, फिर लंबकोणीय और त्रिविम स्टेरियोग्राफी, त्रिविम प्रक्षेप। ये 3 की प्रकाश कहां से डाला जाएगा। जैसे मान लिया कि ये ग्लोब है, इसके केंद्र से डाला जा रहा है, नोमोनिक हो जाएगा। कि एक केंद्र पे डाला जा रहा है तो नोमोनिक। त्रिविम में अपन कहेंगे कि इस बिंदु पर आपने कागज रखा है तो विपरीत बिंदु से आप प्रकाश डालोगे, त्रिविम आ जाएगा। और लंबकोणीय में कागज यहां रखा हुआ है तो प्रकाश अनंत दूरी से आएगा, सीधे लंब के रूप में अपन पढ़ेंगे, तो वो लंबकोणीय प्रक्षेप होगा। आगे अपन बात करेंगे इसी पे। तो ये प्रकाश कहां पर रखा गया है, प्रकाश का बिंदु, उसके आधार पे 3 भागों में बांटते हैं। अब रचना विधि के आधार पे अपन 4 पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? कोनिकल, शंकु प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप, कोनिकल प्रक्षेप, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, और सममध्य, शिरोबिंदु, सममध्य या शिरोबिंदु प्रक्षेप, सममध्य या शिरोबिंदु प्रक्षेप। तो ये, और एक चौथा रूढ़ प्रक्षेप, परंपरागत प्रक्षेप, रूढ़ प्रक्षेप, रूढ़ प्रक्षेप भी पढ़े। तो ये मोटे तौर पे इस प्रकार अपन प्रक्षेप पढ़ेंगे। अब शंकु प्रक्षेप में भी अपन 4 पढ़ेंगे, 1 मानक, 2 मानक, कोण और बहुशंक्वाकार, और अंतरराष्ट्रीय भी पढ़ सकते हो। बेलनाकार में 5 पढ़ेंगे अपन मोटे तौर पे, समदूरस्थ, समक्षेत्रफल, फिर गोल प्रक्षेप, केंद्रक या नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप और मर्केटर। फिर ऐसे ही खमध्य में पढ़ेंगे 5, खमध्य में भी पढ़ेंगे, समदूरस्थ है, समक्षेत्रफल है, त्रिविम है, इस प्रकार 5 पढ़ेंगे। नोमोनिक है, समदूरस्थ है, भी 3 तो प्रकाश कहां से आ रहा है उस आधार पे। एक समक्षेत्रफल भी पढ़ेंगे, भी एक समक्षेत्रफल भी पढ़ेंगे और एक समदूरस्थ भी पढ़ेंगे, वो अलग हो जाएंगे। इस प्रकार रूढ़ प्रक्षेप में भी अपन मुख्यतः 2 पढ़ेंगे, एक तो मोलविड और एक सिनुसोइडल ज्यावक्रीय प्रक्षेप। तो ये प्रक्षेप अपन पढ़ेंगे आगे। अब अपन एक एक लेते हैं कि कैसे ये प्रक्षेप की कल्पना की गई है। आज अपने पास में मानो कि ग्लोब नहीं है, लेकिन बिना ग्लोब भी अपन ठीक कोशिश करेंगे किस प्रकार प्रक्षेप की कल्पना क्या है। कि ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, और इसमें ऊपर से एक, मेरे को आप कागज दो, पूरा पेज दे दो, और आप वाली बोतल भी दे दो। हाँ, ये कोई सी भी दे दो, एक बोतल दे दो मेरे को। हाँ, अपने पास में आज ग्लोब नहीं है तो इससे काम चला ले। कल्पना क्या है शंक्वाकार प्रक्षेप की? और ये शंक्वाकार प्रक्षेप में शंकु बनाया जाएगा, कोण बनाया जाएगा, ठीक है। ये कोण बनाया जाएगा
और इस कोण को इस ग्लोब पे डाला जाएगा, इस ग्लोब पे डाला जाएगा और फिर प्रकाश की सहायता से वो अक्षांश और देशांत रेखाओं का जाल इस कागज पे उतार लिया जाएगा। फिर इस शंकु को आप सीधा कर लो तो जो प्रक्षेप बनेगा वो क्या कहलाएगा? शंक्वाकार प्रक्षेपण कहलाएगा। अब आपने इस प्रकार इस ग्लोब पर ऐसे आपने कागज रखा है सीधा, इस प्रकार आपने सीधा कागज रखा है, एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, शिरो बिंदु प्रक्षेप, मध्य प्रक्षेप। तो एक बिंदु को स्पर्श करते हुए आपने सीधा कागज रखा है और प्रकाश की सहायता से वो अक्षांश देशांत रेखाओं का जाल इस पे उतार लिया है, तो वो क्या कहलाएगा? शिरो बिंदु या मध्य प्रक्षेप कहलाएगा। बेलनाकार प्रक्षेप में विषुवत रेखा को या किसी भी देशांतर को स्पर्श करते हुए उसको चारों ओर लपेट दिया जाएगा, चारों ओर कागज लपेट दिया ग्लोब के और फिर अंदर से प्रकाश या किसी प्रकाश डाल के उस पर ये अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल आ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? बेलनाकार प्रक्षेप कहेंगे। और अन्य गणितीय विधियों से जो इनके अलावा बनेगा वो रूढ़ प्रक्षेप कहलाएगा। वापस समझना कि यदि आप ग्लोब पर शंकु बना के डालते हो, शंकु बना के डालते हो, आप यदि शंकु बना के ग्लोब पर डालते हो, ये शंकु बना के डाल दिया, ठीक है, और जो प्रक्षेप बनेगा वो शंक्वाकार प्रक्षेप कहलाएगा। इसका मतलब अब देखो ये ऊपर वाला भाग दूरवे पे स्पष्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें दूरवे भागों का भी शुद्ध मानचित्र नहीं बनेगा और विषुवत रेखा भी को भी स्पर्श नहीं करेगा, तो कहां का शुद्ध प्रक्षेप बनेगा? मध्य अक्षांशों। कहां का बनेगा? मध्य अक्षांशों का मानचित्र बनाने के लिए कौन से प्रक्षेप काम में लेंगे? शंक्वाकार प्रक्षेप काम में लेंगे। आप देखो दूरवे भागों के शुद्ध प्रक्षेप बनाने के लिए कौन से काम में लेंगे? मध्य प्रक्षेप, शिरो बिंदु प्रक्षेप। यहां पर स्पर्श करवाया जाएगा और फिर प्रकाश की सहायता से वो अक्षांश देशांत रेखाओं का जाल इस पे कागज पे उतार लिया जाएगा। तो दूरवे भागों का मानचित्र बनाने के लिए शिरो बिंदु या मध्य प्रक्षेप काम में लेंगे। आप देखो ग्लोब गोल होता है, यहाँ पे तो मानो कि हर जगह स्पर्श हो रहा है इसके, लेकिन गोल ग्लोब के आप ये चारों ओर कागज लपेटोगे तो ये भागों में स्पर्श नहीं होगा, यहाँ विषुवत रेखा पर ही स्पर्श होगा। तो विषुवत रेखा के भागों का शुद्ध मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप, ठीक है, दूरवे भागों के लिए मध्य प्रक्षेप, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और यहीं से सीखो, बार बार क्वेश्चन आता है कि मानक अक्षांश किस अक्षांश को कहेंगे? मानक अक्षांश किसी भी प्रक्षेप में आप मानक अक्षांश किसे मानोगे? आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप एवं जो तीन मध्य प्रक्षेप है, तीनों में ही आप किस अक्षांश रेखा को मानक अक्षांश रेखा मानोगे? तो आपका आंसर क्या रहेगा? जिस जगह ग्लोब को कागज स्पर्श कर रहा है, जो अक्षांश रेखा ग्लोब को स्पर्श कर रही है वो क्या कहलाएगी? जैसे मध्य प्रक्षेप में 90 डिग्री वाला बिंदु स्पर्श होगा, कोई भी शिरो बिंदु एक स्पर्श होगा तो वो उसका मानक अक्षांश होगी। बेलनाकार प्रक्षेपों में विषुवत रेखा कागज पर स्पर्श होगी, बाकी अक्षांश रेखा स्पर्श नहीं होगी, तो मानक अक्षांश रेखा कौन सी होगी? विषुवत रेखा। जहां पर भी अपने को यही ध्यान रखना है कि कागज ग्लोब को स्पर्श हो रहा है वो उसकी मानक अक्षांश रेखा। शंक्वाकार प्रक्षेपों में जहां पर शंकु स्पर्श कर रहा है ग्लोब को, शंकु ग्लोब को स्पर्श कर रहा है, तो गोल वस्तु है उसके ऊपरी भाग में भी नहीं करेगा और विषुवत रेखा भी नहीं करेगा, क्योंकि फिर शंकु फैल जाएगा। तो शंक्वाकार प्रक्षेप में आप मानक अक्षांश किसको नहीं मान सकते? ध्रुव को नहीं मान सकते, 0 डिग्री को, विषुवत रेखा के भागों को भी
एक मानक में आप है वो मानक अक्षांश रेखा नहीं मान सकते, क्योंकि एक जो शंक्वाकार प्रक्षेप है उसमें है वो दूर भी कागज के को स्पर्श नहीं करेगा और विस्तृत रेखा भी कागज को स्पर्श नहीं करेगी। तो इस कल्पना के आधार पे ये प्रक्षेप है। यदि आपको ये बात ध्यान में है तो आगे समझ में आ जाएगी, और ये बात आपको ध्यान में नहीं है तो आप प्रक्षेप कितने ही पढ़ लो नहीं समझ आएंगे। प्रक्षेप किस कल्पना के आधार पे है कि ग्लोब के चारों ओर कागज लपेटा जाता है, फिर उस अक्षांश उसके अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को उस कागज पे उतारा जाता है, प्रकाश की सहायता से ट्रेस किया जाता है। मानो कि अपन छोटे थे क्लासों में तो फाइल नहीं बनती थी, तो किसी की फाइल लाके उसको कांच पे रख के बल्ब जला के उसको ट्रेस करते थे। तो वैसे ही इस ग्लोब पर चारों ओर कागज लपेट के उसकी जो अक्षांश देशांत रेखाओं का जाल है वो उस कागज पे उतार के फिर सीधा कर लिया जाता है। फिर सीधा कर लिया जाता है तो वो ट्रेस करके ये प्रक्षेप बनता है। हाँ, तो यही विधि है इन प्रक्षेप बनाने की, तो वो ग्लोब को स्पर्श करके। अब अपन पढ़ते हैं शंक्वाकार प्रक्षेप में एक एक बात कि शंक्वाकार प्रक्षेप है वो कैसे बनाएंगे और उनके प्रकार कौन से हैं। शंक्वाकार प्रक्षेप में कौन सा पढ़ेंगे? एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप। एक मानक शंक्वाकार पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन दो मानक शंक्वाकार, फिर पढ़ेंगे अपन बोन प्रक्षेप, और फिर पढ़ेंगे अपन बहुशंक्वाकार। कार प्रक्षेप, ये चार प्रक्षेप अपन मुख्यतः शंक्वाकार में पढ़ेंगे। एक मानक, दो मानक, बोन प्रक्षेप और बहुशंक्वाकार प्रक्षेप। अब इसमें एक मानक शंक्वाकार का मतलब है कि ग्लोब है, एक ही अक्षांश रेखा को वो शंकु है वो ग्लोब को एक ही अक्षांश रेखा को स्पर्श करेगा, बाकी को स्पर्श नहीं करेगा। बाकी को स्पर्श, दो मानक में दो अक्षांश को स्पर्श करेगा, बाकी को नहीं करेगा, बाकी को नहीं करेगा। बहुशंक्वाकार में अपन आगे पढ़ेंगे कि उनमें कई सारे शंकु डाले जाएंगे, तो उसमें बहुशंकु डाल के फिर वो प्रक्षेप बनाएंगे। इसका मतलब उसमें हर अक्षांश पर ही शंकु ग्लोब को स्पर्श करेगा। इसका मतलब बहुशंक्वाकार में अपन पढ़ेंगे प्रत्येक अक्षांश रेखा मानक अक्षांश होती है, प्रत्येक अक्षांश रेखा मानक अक्षांश रेखा होती है। बोन प्रक्षेप थोड़ा सा अलग है, जिसमें एक अक्षांश को मानक मान के बढ़ाएंगे लेकिन सभी मानक अक्षांश होगी। इसमें एक अक्षांश रेखा मानक अक्षांश होती है, वो कैसे होती है वो आगे समझ में आएगी आप। इसमें दो अक्षांश मानक अक्षांश होती है, इसमें सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश रेखाएं होती है और मानक अक्षांश मान के ही बनाई जाती है। इसमें एक होती है, इसमें दो होती है, इसमें सभी अक्षांश रेखाएं जितनी आप उस मानचित्र में लेोगे वो सारी क्या होगी? मानक अक्षांश मान के ही बनाओगे, मानक अक्षांश ही बनेगी। इस प्रक्षेप में एक को मानक अक्षांश मान के बनाओगे लेकिन सभी मानक अक्षांश बन जाएगी, सभी अक्षांश मानक अक्षांश के समान ही बन जाएगी बोन प्रक्षेप में। वो क्यों, वो मैं पढ़ाऊंगा तब समझाएंगे। भी अपने यहाँ पे मोटा तौर पे इनका अंतर देख रहे हैं। अब एक चीज मैं भूल गया बताना कि जो खम्मद्य प्रक्षेप है उनसे केवल एक गोलार्ध का मानचित्र बनाया जा सकता है। शंक्वाकार प्रक्षेप से भी केवल एक ही गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का बनाओगे, दक्षिण का नहीं बनेगा, दक्षिण का बनाओगे तो। खम्मद्य प्रक्षेप में भी आप एक ही गोलार्ध का मानचित्र बना सकते हो, दूसरे का नहीं बना। लेकिन बेलनाकार प्रक्षेप और रुद्र प्रक्षेप में एक साथ आप दोनों गोलार्ध का मानचित्र बना सकते हो। इसका मतलब विश्व का मानचित्र बनाना आपको, तो या तो आप बेलनाकार प्रक्षेप काम में लो या आप रुद्र प्रक्षेप जो मोलविड और सिनुसाइडल प्रक्षेप है उनको काम में लो। तो ये भी सामान्यतः पूछा जाए कि किस प्रक्षेप से केवल एक ही गोलार्ध का मानचित्र बना सकते हैं।
शंक्वाकार और खम्मते। खम्मते से आप जब उत्तरी गोलार्ध का बना रहे हो तो साथ दक्षिण का नहीं बना सकते, जब दक्षिण का बना रहे हो तो उत्तर का नहीं बना सकते। शंक्वाकार प्रक्षेप में भी जब आप मध्य अक्षांशों का बना रहे हो उत्तरी गोलार्ध का, तो आप दक्षिण का नहीं बना सकते, दक्षिण का बनाओगे तो उत्तरी का नहीं बना सकते। बेलनाकार प्रक्षेप में दोनों ही आ रहे हैं, जैसे हम लोग दोनों गोलार्ध का बना सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप कैसे बनता है और उसकी क्या क्या विशेषता है। आपको यदि बनाना आ रहा है तो विशेषता अपने आप ही आ जाएगी, और बनाना नहीं आ रहा है तो आपने ऐसे रट के सीखा है तो मानोगे आपका को ध्यान में नहीं है। अब कैसे बनेगा, जैसे आरत दिया हुआ रहेगा, एक अनुपात अपन ले रहे हैं ये कि इस आरत पर एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप बनाना। इस आरत पर एक शंक्वाकार प्रक्षेप बनाना, एक मानक वाला, जिस पर मानक अक्षांश होगी, मानक अक्षांश आपको 45 डिग्री माननी है। मानक अक्षांश ये कोई भी मान सकते हो, लेकिन क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि 45 डिग्री मानकर बनानी है। अक्षांश और देशांतर का अंतराल आपको 15 डिग्री का रखना है। आपको कहां विस्तार कितना करना है, 15 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक आपको ये प्रक्षेप बनाना है। इसका मतलब एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण करना है, जिसका आरत तो आपका ये होगा। मानक अक्षांश कौन सी माननी है, 45 डिग्री। अंतराल उन अक्षांश देशांतरों का 15-15 डिग्री का रखना है। विस्तार कहां से कहां तक, 15 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश का, यदि दक्षिण लिखा है दक्षिण का बनाना है, और 90 डिग्री पूर्व से लेकर 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का आपको शंक्वाकार प्रक्षेप बनाना है। एक मानक शंक्वाकार, एक मानक शंक्वाकार में कल्पना है कि ये जैसे ग्लोब है और इसमें आप शंकु डाल रहे हो, मानो कि शंकु डाला आपने, तो इस जगह एक इस पे स्पर्श हो रहा है, इधर भी स्पर्श हो रहा है। आगे दक्षिणी गोलार्ध में स्पर्श नहीं होगा, विषुवत रेखा वाले भागों में स्पर्श नहीं होगा। ये कल्पना मान के एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किया गया है कि उसमें एक ही, अब जैसे अपन पढ़ेंगे दो मानक शंक्वाकार प्रक्षेप, उसमें कैसे होगा, जैसे आप ये है इस ग्लोब को काट के, ऐसी कल्पना की गई, ग्लोब को काट के अंदर से कागज डाला गया है। एक पारदर्शी ग्लोब है, उसके अंदर से प्रवेश करवा दिया आपने उस कागज को, वो यहां पर प्रवेश किया, वहां पर टच कर रहा है, और जहां बाहर निकल रहा है उस ग्लोब से वहां पर टच कर रहा है। तो दो मानक को अपन ये कहेंगे कि छेदक शंक्वाकार भी है। दो मानक को अपन ये नाम भी दे सकते हैं कि छेदक शंक्वाकार प्रक्षेप भी है। छेदक का मतलब ये शंकु डाला गया है, और ये शंकु डाला गया तो यहां से अंदर गया वो शंकु, और आगे बाहर भी निकलेगा, तिरछा रहेगा। तो वो कहां पर प्रवेश किया और कहां पर बाहर निकला, दो जगह अक्षांश को स्पर्श हो गया ना, दो जगह स्पर्श हो गया तो दो मानक हो गए। अब देखो मैं आगे इसी चीज को अपन, ये चीज आपको ध्यान में है तो इसकी विशेषता भी आपको आ जाएगी। मोन को नहीं, गोल को, गोल प्रक्षेप को, हाँ वो भी पढ़ेंगे तो वो भी इसी कल्पना है। भी वो दोनों क्यों देंगे, भी शंक्वाकार में छेदक ये है, दोनों कई की दो दो विशेषता सेम आती है, तो वहां वो दोनों थोड़ी देंगे। भी छेदक उसको भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन उसका भी आपने पढ़ा था छेदक कैसे, आगे ये था ध्यान में नहीं था कि इस प्रकार छेदक होता है, उसकी कल्पना ये है। उसमें भी कागज, जैसे ये ग्लोब है और चारों ओर आपने कागज लपेट रहे हो, तो यहां से इस 45 और इधर वाले 45 को स्पर्श करके वो चारों ओर लपेटा जाएगा। अब देखो यहां पे, यहां से देखो ये सीधा आ रहा है ए से बी,
इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो घटा हुआ होगा वास्तविक क्षेत्रफल से। क्यों? अब देखो इस वास्तविक वाली गोलाई हुई है, ये इतनी लंबी है और सीधे वाली इतनी लंबी है दूरी। इसका मतलब इस प्रक्षेप पर दोनों मानक अक्षांश के बीच का क्षेत्र पटेंगे ना, वो घटा हुआ होगा, वो घटा हुआ होगा। किसी भी छेदक में पढ़ लेना, किसी भी छेदक की विशेषता पढ़ लेना आप ये। अब यहां पे अपन बात करते हैं कि एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप में इस प्रकार की कल्पना करके ये बनाया गया है। अब देखो एक चीज और बता देता हूं मैं, अपन शंक्वाकार प्रक्षेप पढ़ेंगे और बार बार देते हैं पी। पी क्या है? तो सब करते हैं पोलर ध्रुव है। शंक्वाकार प्रक्षेप में पोलर तो ये रह गया, पोलर तो ये रह गया, ध्रुव तो ये रह गया। तो पी क्या है? पी शंकु का शीर्ष करना। वहां पे कोई भी शंक्वाकार प्रक्षेप में पढ़ो वो तो शंक्वाकार प्रक्षेप में पी क्या होता है? शंकु का शीर्ष होता है, न कि ध्रुव, न कि ध्रुव है। ये शंकु का शीर्ष है, अभी देखेंगे बनाएंगे भी शंकु का शीर्ष है पी बिंदु, नहीं कि ध्रुव है। सब वहां पोलर करके आते हैं, ध्रुव करके आते हैं कि यार पी तो ध्रुव है, पोलर हर जगह लिखते हैं। लेकिन ये यहां पे इस शंक्वाकार प्रक्षेप में पी आएगा क्या? शीर्ष आएगा शंकु का। ठीक है, आगे बढ़े। अब बनाते हैं अपन कि इसका लघुगर्त, पृथ्वी का लघुगर्त व्यास, जो इसका त्रिज्या निकालेंगे अपन, जो अपन प्रक्षेप बनाएंगे उसकी त्रिज्या अपन ज्ञात करते हैं, वो क्या होगा? आर अपने को ज्ञात करना है, आर अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास में त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है तो पृथ्वी का लघुकृत अर्धव्यास, पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,757। दूरी व्यास 12,714। इसका मतलब इनके बीच वाला औसत रख सकते हैं, इनका बीच का औसत रख सकते हैं। तो अर्धव्यास कितना है? उसका आधा हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। निरूपक भिन्न का हर, इसका मतलब अपन जो प्रक्षेप बना रहे हैं उस प्रक्षेप में यदि आपको आर त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आपको पृथ्वी का लघुकृत अर्धव्यास लिखना है। तो लघुकृत अर्धव्यास लिखना है, इस आरब से बढ़ाना है तो इसका हर लिखना है। तो लघुकृत अर्धव्यास के लिए 635। लगभग ये मान सकते हैं कि 6,370, 368, 357, 360 के आसपास क्या होती है? अर्धव्यास होता है। 12,757 का अपन आधा करते हैं या 12,714 का आधा करते हैं तो लगभग यहां आ रहा है, इससे 6,350 आ रहा है। इसका मतलब उसको अपन सेमी में बदल दिया तो ये आ गया। और यदि इंच वाला आ जाएगा, आए ना, तो क्या करना? 250, 250 ये हो जाएगा इंच में, ठीक है ना। सेंटीमीटर में आप इसमें जो आरएफ है उसका भाग दे रहे हो तो आपके पास में आंसर सेंटीमीटर में आएगा, इसमें आप भाग दे रहे हो तो आपके पास में इंच में आ जाएगा, तो वो बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। कितना आ गया? 5.08, 5.08 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें दे रहे हैं तो सेंटीमीटर में आएगा। अब इसके आधार पे आपको क्या करना है? त्रिज्या से आपको शंक्वाकार प्रक्षेप बनाना। आर आ गया मतलब त्रिज्या आ गई अपने पास में।
अब देखो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। 5.08 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचो और उस पे चतुर्थांश बना दो, ठीक है, या पूरा अर्धव्यास बना दो और फिर यहां पे 90 डिग्री के कोण पे ये बना दो, ठीक है। ठीक, ये बन गया। अब आपके क्वेश्चन में दिया था कि मानक अक्षांश रेखा कौन सी, 45 डिग्री। जो क्वेश्चन में दी हुई है वो बनानी है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का कोण बना दो यहां पे, अंतराल जितना दिया हुआ है उतने का और कोण बना दो, 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री का अंतराल था तो 15 डिग्री का कोण बना दिया, 45 डिग्री मानक अक्षांश तो 45 का बना दिया, ठीक है। अब आपको यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, इस जगह देखो मैं बना रहा हूं 90 डिग्री का कोण, 90 का बन गया, 90 का बन गया। यहां पर 90 का कोण होना चाहिए, तो सीधा लाइन, और जहां पर ये क्रॉस हो वो पी हो जाएगा। इसका मतलब आप इधर और इधर शंकु डाला है, समझ गए ना। तो पी क्या रहेगा, शंकु का शीर्ष रहेगा। आपने ऐसा शंकु डाला है, कल्पना समझ गए ना इसमें। पी ये चतुर्थांश है तो इधर और इधर आपने एक शंकु डाला है, वो शंकु 90 डिग्री के कोण पे इस प्रकार मिलेगा यहां से। फिर मानो कि ये दूरी आपको लेनी है, ये दूरी मानो इनको ओ ए बी सी और पी, और मानो कि इसको डी दे देते, मार्किंग कर ली, ये दूरी लेनी है ए बी वाली, और यहां से इस ओ बिंदु से ये, ठीक है। फिर इसके समानांतर ओ ए रेखा, इसके समानांतर यहां पर एक लंब डालना है, उसको भी आप कोई भी मार्किंग दे दो, एच आई दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। ये आधार चित्र हो गया, इसके आधार पे वो, लेकिन ये आपको ध्यान में नहीं ना कैसे बनेगा, तो आप विशेषता नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है ना। ये चीज हो गई। कैसे बना, लघुगणक अर्धव्यास ज्ञात कर लिया, उस पर अंतराल कर लिया, और ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बना लिया, और ये दूरी ली, और यहां पे ये काट के ये, ठीक है। अब आप कोई भी सीधी लंब रेखा खींच दे, ये प्रधान देशांतर रेखा हो जाएगी, इसकी मुख्य देशांतर रेखा हो जाएगी। अब यहां पर आपको P और C की दूरी लेनी है, P और C की दूरी प्रकार में भरनी है। ये P बिंदु ले लिया, मान लिया कि ये P बिंदु है, P बिंदु से PC की दूरी लेके आपको चाप काटना है, ये आपने चाप काट दिया, ठीक है। अब चाप आपने काट दिया, फिर प्रकार में ये कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा आ गई अपने पास में, 45। ये कौन सी आ गई है, 45 डिग्री की अक्षांश रेखा आ गई। फिर ए और बी की दूरी लेनी है, नाप के ले रहे हैं अपन, ए और बी की दूरी ले रहे हैं, तो यहां पर ये पहला चाप काटोगे तो ये मान लिया कि 45 है, तो ऊपर काटोगे तो पहला चाप काटोगे तो 60 था, और दूसरा काटोगे तो 75, तीसरा काटोगे 90, 75, 60, ठीक है। इधर काटोगे 30 और 15, ठीक है। ये काट लिए चाप, यहां वाली ये ए और बी की दूरी लेके जो अंतराल में आई थी, ये दूरी लेके आपने ये कर लिया। फिर ये दूरी एच और आई की लेकर, एच और आई की दूरी लेकर मानक अक्षांश पे आप विभाजित करोगे, मानक अक्षांश को विभाजित करोगे। ये एच और आई वाली दूरी प्रकार में लेकर मानक अक्षांश को विभाजित करोगे। पहला चाप मान लिया कि यहां काट दिया, तो ये मानो कि 0 डिग्री होगी, तो ये 15 इधर वाली होगी। दूसरा चाप बराबर दूरी पे ही, ये यहां पे था, ये यहां पर 30,
45, 60, 75 और 90 पूर्व पश्चिम लेना है इधर ही। 15, 30, 45, 60, 75 और 90। ठीक है, ये हो गया। ये कर दिए चाप। अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक यहां रखनी है और प्रकार को खोलना है। प्रकार की नोक इस पी बिंदु पे रखनी है और प्रकार को पहले इतना खोल लो और ये चाप काट दो। फिर यहां तक खोलो और ये चाप काटो, यहां तक खोलो, ये कुछ प्रकार से करना है। यहां तक खोलना, ये यहां से यहां भी छोटा चाप काट दो। ठीक है, अब इसको अपन एक्स्ट्रा है ये। अब आप इस चिन्ह और पी बिंदु को मिलाते हुए आप देशांतर रेखा बना दोगे सीधी सीधी। यहां इसको और पी को मिलाते हुए स्केल से या मेरे वाले से सीधी नहीं मिल रही, एक जगह एक बिंदु पे मिलानी है आपको। सीधी स्केल से मिलानी है। ये आपके पास में एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप बन गया। ये इसको अपन मानक अक्षांश लिख दिया, इसको 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो पहली विशेषता तो आपके दिमाग, हाँ ये दूरवी चाप भी यहां तक होगा। ठीक है, ये दूरवी चाप भी है। अब देखो इसमें पहली चीज तो पी क्या है, शंकु का शीर्ष है, दूरवी नहीं है और दूरवी इसमें चाप के द्वारा दिखाया गया। ये दो बिंदु नहीं है इसमें दूरवी बिंदु नहीं है और जो बिंदु है वो दूरवी नहीं है। इस प्रक्षेप में दूरवी चाप है, चाप से है यहां से यहां तक चाप काटा हुआ है, तो दूरवी इसमें चाप के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, और बिंदु है वो दूरवी नहीं है, वो शंकु का शीर्ष है। वो पी अपन ने शंकु डाला था वो आया है यहाँ पे, क्योंकि दूरी अपन ने ये ली है, तो ये शंकु का शीर्ष है पी। ठीक है, ये दो बात समझ में आ गई ना। अब देखो कि आपने अक्षांश रेखाएं बनाई है, अक्षांश रेखाओं की दूरी नाप के लिए है। अक्षांश रेखा कहां से गुजरेगी उनके बीच की दूरी निर्धारित कर ली है, भी कितनी लंबी होगी वो निर्धारित नहीं की है, कितनी लंबी होगी अक्षांश रेखा वो निर्धारित नहीं की है, लेकिन कहां से गुजरेगी वो निर्धारित कर लिया ना अपने को। कहां से गुजरेगी
ये 75 यहां से गुजरेगी, 90 यहां से गुजरेगी, 45 यहाँ, ये इनका निर्धारण कर लिया। इसका मतलब इनके बीच की दूरी जितनी ग्लोब में है उतनी इसमें होगी, उसी अनुपात में इसमें आएगी। तो इसका मतलब ग्लोब में अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती है, तो इसमें भी अक्षांश रेखाएं। तो ये पहली विशेषता तो ये पकड़ में आ गई ना, अक्षांश रेखा इसमें समांतर रेखाएं हैं और निश्चित निर्धारित दूरी पर ही है, निश्चित निर्धारित दूरी पर ही अक्षांश रेखाएं। सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है या नहीं है? कैसे? पी बिंदु पर ही अपने प्रकार की नोक रखी थी, ये चाप यहां काट दिया, ये चाप यहां काट दिया, प्रकार की नोक चेंज नहीं कर रहे हैं, एक ही केंद्र से चाप काट रहे हैं, एक ही केंद्र से चाप काट रहे हैं। तो दो विषय भी अक्षांश रेखा, सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं है या नहीं है? यहां पर बीच में दूरी है उतनी यहां पे, उतनी यहां पे, उतनी यहां पे। तो सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है, दूर में भी एक चाप है, बिंदु नहीं है। अब देखो, यदि दो अक्षांश रेखाएं ये कि यहां से थी, ये अक्षांश रेखा यहां से, कि इन दोनों के बीच में मान लो कि 111.13 किलोमीटर होती है दूरी, और उसी अनुपात में इन दोनों के बीच की दूरी निर्धारित करके डिसाइड कर लिया। तो इसका मतलब इनके मध्य कोई भी देशांतर गुजरेगी वो शुद्ध मापनी की आएगी, क्योंकि वो इन दो के बीच में फिक्स इधर लंबाई डिसाइड नहीं किया कि देशांतर कितनी लंबी होगी, ये डिसाइड किया है कि अक्षांश कहां से गुजरेगी, अक्षांश गुजरेगी, वो गुजरने वाली डिसाइड। तो इसका मतलब आपने इस कमरे की वो दीवार और ये दीवार डिसाइड कर ली कि ये बीच में, इनके बीच में 20 मीटर की दूरी है, 20 मीटर की दूरी कर ली। अब इस दीवार की मापनी अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी, चाहे वो दीवार आपने यहां खींच दी, चाहे कहीं पर भी खींच दी, उसकी लंबाई क्या होगी? शुद्ध आ गई मापनी। जब जहां पर आप अक्षांश इस प्रकार बनाओगे वहां पर देशांतर की मापनी शुद्ध आएगी, और जहां पर आप देशांतर डिसाइड करोगे कि देशांतर यहीं से गुजरेगा, वहां पर किसकी मापनी शुद्ध आएगी? अक्षांश की। जैसे मान लिया कि ये कमरा है, इस कमरे की उधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार डिसाइड कर ली, तो अब इनके बीच कोई भी आप रेखा खींचोगे उसकी मापनी इस दीवार के अनुपात में आएगी। लेकिन आपने मान लिया कि ये चौकोर कमरा है, लेकिन आपने ये दोनों, ये आपने ये यहां खींची और ये यहां खींची, तो ये मापनी शुद्ध आ गई। अब मानो कि ये आपने इस कमरे को यहां देशांतर खींची, यहां देशांतर खींची, और बाकी कमरे को मैंने छोटा कर दिया। तो देखो, इस अक्षांश की मापनी क्या होगी? कम होगी, अक्षांश की मापनी। लेकिन देशांतर की मापनी तो क्या रही? शुद्ध है ना इसकी। अब मानो कि आपने छोटा था इतनी बड़ी, अब आपने ये देशांतर यहां की बना दी, तो भी मापनी क्या है? देशांतर की शुद्ध है। लेकिन अक्षांश की मापनी बढ़ गई है, अक्षांश की मापनी बढ़ गई है। आप देशांतर का निर्धारण करते हैं कि देशांतर यहां गुजरेगी, ये यहां से गुजरेगी, तब क्या होगी? उनकी अक्षांश के बीच की मापनी शुद्ध रहेगी। तो अपन ने इसमें अक्षांश निर्धारित किए हैं इससे कि ये यहां से गुजरेगा, ये यहां से गुजरेगा। इसका मतलब इनके मध्य कोई भी आप रेखा खींचोगे उसकी मापनी, इसका मतलब इसमें प्रत्येक देशांतर की मापनी शुद्ध आएगी, प्रत्येक देशांतर की मापनी शुद्ध आएगी। अब देखो, भी 90 से या 75 से 15 के बीच में जितनी ग्लोपें होती है ना, उतनी लंबाई इस पे आएगी, उसी अनुपात में इस पे आएगी, मापनी शुद्ध होगी। अब देखो, अब अपन ने 45 डिग्री पर निर्धारित किया था कि 45 पे निर्धारित किया था कि 15 डिग्री यहां से गुजरेगी, 30 यहां से गुजरेगी, 45 यहां से गुजरेगी, 60 यहां से गुजरेगी, 75 यहां से गुजरेगी और 90 यहां से गुजरेगी। देशांतर निर्धारित कर लिया था ना, यही यहां से गुजरेगी।
अब ये यहां पर इस पे देशांतर निर्धारित कर लिया, वो आगे कहां जा रही है, इधर कहां जा रही है, उसका निर्धारण नहीं किया अपन ने निर्धारण किया था कि 45 पे कहां कहां से गुजरेगी। तो इसका मतलब अब 45 आप उस पे खींचोगे तो उसकी मापनी शुद्ध आएगी, 45 की मापनी शुद्ध आएगी, मानक अक्षांश की मापनी शुद्ध आ गई। इसका मतलब जहां जहां चिन्ह लगा के बढ़ाओ वो शुद्ध है। इसका मतलब यहां पर कहां कहां से अक्षांश खींची जाएगी वो चिन्ह लगाए थे, तो इनके मध्य देशांतर की मापनी शुद्ध होगी। इस पे अपने डिसाइड किया था कि ये देशांतर यहां से गुजरेगी, ये देशांतर यहां से गुजरेगी, ये देशांतर यहां से गुजरेगी, तो किसकी मापनी शुद्ध होगी, एक अक्षांश की, मानक। बाकी पे नहीं डिसाइड किया था। अब आप जहां पर ये दूसरे चित्रों में जहां पर ये डिसाइड करोगे कि सभी में ये चिन्ह सभी में डिसाइड करोगे, वहां पर सभी के अक्षांश की मापनी शुद्ध हो जाएगी, सभी की अक्षांश की मापनी शुद्ध हो जाएगी। इसमें अपन एक ही अक्षांश पे निर्धारण कर रहे हैं कि यहां से देशांतर यहां गुजरेगी, तो किसकी मापनी शुद्ध आई, एक देशांतर की, मानक देशांतर की शुद्ध आ गई। ये इतनी चीज आपको समझ में आ गई। इसका मतलब इस प्रक्षेप का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं सारी विशेषता एक एक पढ़ता जाऊंगा कि इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है, तो एक ही केंद्र से चाप पढ़ाए। इस प्रक्षेप में पी शंकु का शीर्ष है, दूरवृत्त नहीं है, सही है। इस प्रक्षेप में दूरवृत्त चाप के द्वारा दिखाया गया है, तो बिंदु नहीं है ना, चाप है, ठीक है। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, समांतर ही है। अक्षांश रेखाओं की मापनी शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है ना। अक्षांश में केवल मानक अक्षांश की ही मापनी शुद्ध है, अन्य अक्षांश की मापनी शुद्ध नहीं है। आगे विशेषता, ठीक है, देशांतर वाली पढ़ लेते हैं। इस प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काट रही है, ग्लोब में भी समकोण पे काटती है, इसमें भी समकोण पे काट रही है। आपको तिरछा लग रहा है, ऐसा मतलब ये नहीं कि समकोण पे नहीं काट रही है, इस पे ये आप यहां डिसाइड करके देखो कि ये कोण सीधा समकोण है, यहां पर भी समकोण है, यहां पर भी कोण समकोण है। इसका मतलब ग्लोब हो चाहे इस प्रक्षेप हो, अक्षांश और देशांतर रेखाएं समकोण पे काट रही है। कई ऐसे प्रक्षेप आएंगे उनमें समकोण पे नहीं काटेगी, लेकिन इस प्रक्षेप में काट रही है, ग्लोब में भी काटती है। तो इस प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को समकोण पे काटती है। आगे इस बात समझे, अगली बात, इस प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर दूरी ज्यादा है, इधर दूरी कम है। तो इस प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं है। कई प्रक्षेपों में देशांतर रेखाएं समांतर रेखाएं आएगी, लेकिन इस प्रक्षेप में नहीं है। इस प्रक्षेप में विषुवत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम हो रही है। आगे विशेषता, ठीक है। इस प्रक्षेप में प्रत्येक देशांतर रेखा की मापनी शुद्ध है। तो सामान्य विशेषता सारी आगे भी, इसका उपयोग क्या होगा वो नहीं बताया मैंने। भी विशेषता आएगी तो कोई गलती नहीं होगी ना, आ रही है ना, भी रटी हुई नहीं। आपको ये चित्र ध्यान में कैसा बनाया तो आपको ध्यान में है। भी वापस बोल देता हूं, पी इसमें शंकु का शीर्ष है, पी इसमें शंकु का शीर्ष है, दूरवृत्त चाप है, सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है, सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं अपने निर्धारित दूरी पर ही गुजर रही है, सभी अक्षांश रेखाएं अपने निर्धारित दूरी से ही गुजर रही है। एक मानक अक्षांश की ही मापनी इसमें शुद्ध होती है, बाकी अन्य अक्षांश की मापनी शुद्ध नहीं है। और भी इसे डिटेल में जाएं, भी इसमें मानक अक्षांशों की मापनी शुद्ध नहीं है। मानक अक्षांश की मापनी बढ़ी हुई होती है। देखो यहाँ पे 4 बिंदु होता है, लेकिन इतनी लंबी है, वो लंबी है, तो इसका मतलब ये भी लंबी है, तो मापनी बढ़ी हुई है। इसमें मापनी बढ़ी हुई है, इसमें अक्षांशों की मापनी बढ़ी हुई है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, देशांतर, सभी देशांतरों की मापनी शुद्ध है, सभी देशांतरों की मापनी शुद्ध है। क्यों शुद्ध है?
क्योंकि अक्षांश रेखाएं अपने नियत स्थान से गुजर रही है। ये भी पूछा जाए कि देशांतर की मापनी प्रत्येक देशांतर की मापनी शुद्ध क्यों होती है? क्योंकि अक्षांश रेखाएं अपने नियत स्थान से गुजर रही है, तो उनके मध्य कोई भी रेखा खींचो उसकी मापनी शुद्ध होगी। मानक अक्षांश की मापनी क्यों शुद्ध होती है? क्योंकि इस मानक अक्षांश की मापनी शुद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें भी देशांतर रेखाएं नियत स्थान से गुजर रही है। इसमें भी अपन ने देशांतर का स्थान निर्धारण कर दिया कि वहीं से गुजरना आपको, तो वहीं से गुजर रही है कि तो अक्षांश की मापनी शुद्ध हो जाएगी। देशांतर रेखाओं में विश्वत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं तो उनके बीच की दूरी कम हो रही है। ठीक है, अब इस प्रक्षेप से जो मानचित्र बनाओगे तो सभी देशांतर की मापनी शुद्ध होती है और अक्षांश में एक ही शुद्ध है। तो इसका मतलब इस मानक अक्षांश के आसपास कोई भी मानचित्र बनाओगे वो शुद्ध होगा। तो मानक अक्षांश पूर्व पश्चिम में भी, जिस मानचित्र का फैलाव पूर्व पश्चिम में है और उत्तर दक्षिण में कम है, उस मानचित्र क्षेत्र का मानचित्र किस प्रक्षेप से बना सकते हैं? एक मानक से बना सकते हैं। जैसे ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग पूर्व पश्चिम में फैला हुआ है, ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग पूर्व पश्चिम में फैला हुआ है, उत्तर दक्षिण उसकी लंबाई कम है, तो उसका मानचित्र से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस देश की सीमा है? कनाडा और यूएसए की। उसका कनाडा यूएसए की सीमा किस प्रक्षेप पे दिखा सकते हो? एक मानक पे। भारत में कोई भी नदी घाटी है वो पूर्व पश्चिम में फैली हुई है, तो उसका भी अपन इस पे दिखा सकते हैं। तो भारत में पूर्व पश्चिम में कौन सी नदी घाटी फैली हुई? नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा ताप्ती का आप मानचित्र इससे बना सकते हो। नर्मदा ताप्ती का मानचित्र आप इससे बना सकते हो, एक मानक से बना सकते हो। ट्रांस साइबेरियन का 2 मानक से। यदि 2 मानक ऑप्शन में नहीं है तो आप एक मानक कर सकते हो। यदि एक मानक और 2 मानक दोनों है तो 2 मानक ही करना है। तो यही इसकी विशेषता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का तो तब करना है जब ये 2 मानक अक्षांश नहीं हो। नहीं तो ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा का मानचित्र, भारत में नर्मदा ताप्ती नदी घाटियों का मानचित्र, इस प्रक्षेप से आप दिखा सकते हो। यहां तक बात आगे क्लियर? ठीक है। अब आ रही है कि यदि अपन मानक अक्षांश चेंज करते हैं, मानक अक्षांश चेंज करते हैं और बाकी विस्तार यही रखते हैं, तो इस प्रक्षेप पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन पूछा था। देखो कि आपने 45 डिग्री है, इसकी जगह आपने मान लिया, यहां तो थोड़ा सा करेगी, 45 की जगह आपने मानक अक्षांश है 45 की जगह आपने कहां मान लिया? 30 मान लिया। निम्न अक्षांशों में मान लिया। एक अपन बात करेंगे उच्च अक्षांश, 45 की जगह आप 60 को मान लिया, और एक में अपन बात कर रहे हैं 30 को, मतलब निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश। यदि पहले वाला प्रक्षेप आपने 45 पे बनाया है और यही प्रक्षेप आप 30 से बनाओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और यही प्रक्षेप आप 60 से बनाओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात करना चाह रहा हूं। तो आप मानो कि जैसे वही चतुर्थांश बना दिया, पंद्रह डिग्री और 30 डिग्री, क्योंकि 15 का अंतराल लिखना है और 30 डिग्री मानक अक्षांश रखना है। अब देखो यहां से आप 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई यहां पे। और मैं एक चीज तो और बना देता हूं पहले। यहां 60 बना रहा हूं मैं, 60 डिग्री और 15 डिग्री। ठीक है, यहां पर आपने 90 का कोण बनाया। देखो इस यहां पे P बिंदु यहां आ रहा है और दूर यहां है,
तो यदि आप निम्न अक्षांशों में मानक अक्षांश ले रहे हो तो शंकु के शीर्ष और दूर में अंतर ज्यादा रहेगा। आगे ना बात क्लियर। यहां पे देखो पहले वाला ये है, दूसरे वाला निम्न अक्षांशों में ले रहे हो तो इधर, ठीक है, तीसरे में ये। आगे बात समझ भी, निम्न अक्षांशों में ले रहे हो तो शंकु का शीर्ष और दूर में गैप ज्यादा रहेगा, और उच्च अक्षांशों में ले रहे हो तो गैप कम होगा। ठीक है। दूसरी बात, यदि आप उच्च अक्षांशों में ले रहे हो तो ये सभी अक्षांश रेखाएं मुड़ाव ज्यादा होगा। इनका आप यदि घर जाके चित्र बनाओगे ना, तो ये अभी जैसे मानो ऐसे है, तो उसमें इनकी बजाय गोलाई ज्यादा रहेगी। जब आप उच्च अक्षांशों में बनाओगे मानक अक्षांश तो, और यदि निम्न अक्षांशों में बनाओगे ना, तो इनमें गोलाई इसकी बजाय कम रहेगी। अक्षांश रेखाओं, सारी अक्षांश रेखाओं आप बना के देख लेना। भाई ये तो बिल्कुल इसी था, तो मैंने बना दिया। आप ये बना के देख लेना। पहले ये चित्र बनाना 45 से, फिर आप 60 से बनाना, और फिर आप 30 से बनाना। 30 वाली अक्षांश रेखाएं हैं वो सीधी रहेगी, 30 डिग्री मानक मान के बनाओगे तो सारी अक्षांश रेखाएं, केवल 30 से बात नहीं कराऊं। यदि आप पहले 45 से बनाए तो इनकी जो गोलाई है उसकी बजाय 30 की गोलाई कम आएगी। 30 की मतलब 30 से बनाओगे तो सभी अक्षांश की गोलाई कम आएगी। और यदि आप 60 से बनाओगे तो गोलाई ज्यादा आएगी, मतलब वक्रता ज्यादा रहेगी। ये क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड में। यदि उच्च अक्षांशों में आप मानक अक्षांश मान के प्रक्षेप का निर्माण कर रहे हो तो पहले प्रक्षेप की तुलना में वक्रता दिख रही। यदि आप पहले वाला प्रक्षेप बनाया और उसकी तुलना में आप निम्न अक्षांशों में मान के बना रहे हो तो वक्रता कम रहेगी। आगे बात समझ, आप बना के देख लेना सही। वक्रता का मतलब ये गोलाई वाला, ठीक है। तीसरी बात, आप देखो ये गोलाई है, एक में यदि गोलाई ज्यादा है तो दूरवी चाप छोटा रहेगा, और गोलाई कम है तो दूरवी चाप, जैसे मान लिया कि ये गोलाई कम है तो इसका मतलब जो ये आएगी उनमें भी अंतर ज्यादा रहेगा, तो दूरी चाप बड़ा होगा। और गोलाई ज्यादा रहेगी तो उसमें दूरी चाप छोटा होगा, दूरी चाप छोटा बनेगा। देखो यहां दूरी चाप इतना बड़ा है, दूरी चाप इतना बड़ा है। ये अब यदि ये सारी अक्षांश की गोलाई ज्यादा रहेगी तो पी बिंदु नजदीक आएगा ना, पी बिंदु नजदीक आएगा तो अपने को पी पर मिलाना है, तो 90 वाला जो चाप है वो छोटा हो जाएगा। फिर दूर नजदीक आएगा तो फिर ये मान लो दूर है तब इनके तुम यहां से मिला रहे हैं तब दूरी ज्यादा है, तो दूरी चाप बड़ा है। और यदि उच्च अक्षांशों में है तो क्या होगा, दूर नजदीक आ जाएगा, दूर नजदीक आ जाएगा तो जो दूर चाप बनेगा वो छोटा बनेगा। क्या हुआ, वो बात यहां पे, वो तो जब जेनेथल तो वो तब है जब 90 डिग्री को मान रहे हो आप, यहां वो बात नहीं है। यहां पे उच्च अक्षांश मतलब पहले 45 बनाया फिर 60 पे बना रहे हो आप, तो 3 बात चेंज होती है। भी आप निम्न अक्षांशों में बनाते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, उच्च अक्षांशों में बनाते हो तो क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात भी, आप पहले 45 से बनाया तो ये बन गया, ठीक है। आप इसकी बजाय यदि 60 से बना रहे हो तो जो अपना चित्र है देखो बना ही लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, बिना नाप ये से बना लेते हैं। जैसे ये बना दिया, अब आप इसमें ये बनाओगे,
तो ये देखो कि इस P बिंदु और इस चाप के मध्य दूरी कम हो गई और ये चाप भी क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि अक्षांश रेखाएं उसके नजदीक जाके मिल रही है, तो दूरवीय चाप भी छोटा होगा। और यदि आप निम्न अक्षांशों में बढ़ाओगे तो दूरवीय चाप बड़ा होगा। तो दोनों में 3-3 बार चेंज हो गई। यदि मध्य अक्षांशों की बजाय उच्च अक्षांशों से आप मानक अक्षांश मान के बढ़ाते हो तो क्या होगा, दूरवीय और शंकु के शीर्ष में दूरी कम होगी, नजदीक आ जाएगा। देखो नजदीक आ गया। फिर अक्षांशों की वक्रता बढ़ेगी, अक्षांशों की वक्रता बढ़ेगी, वक्रता ज्यादा होगी, दूरवीय चाप छोटा होगा। यदि निम्न अक्षांशों में आप लेते हो मानक अक्षांश तो शंकु के शीर्ष और दूरवीय में अंतर ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगी। अक्षांशों में वक्रता कम होगी, अक्षांशों में वक्रता कम होगी और दूरवीय चाप बड़ा होगा, दूरवीय चाप बड़ा होगा। ठीक है, अब अपना ये प्रक्षेप पूरा हो गया, ये अपना प्रक्षेप पूरा हो गया। इसमें नहीं समझ में आया तो और बात करते हैं। समझ में आ गया नहीं ये चीज? क्या हुआ? कहीं लाइन लिखी हुई लेके आओ, ऐसे बाकी मेरे हिसाब से ऐसी कोई लाइन नहीं होती, लेकिन आप स्पष्ट लाइन बोलोगे तो मैं पकड़ लूंगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि जिस प्रक्षेप में कोई भी एक मानक है, कहां का मानचित्र बनाएंगे? मैं ये कह रहा था कि जिसका पूर्व पश्चिम विस्तार ज्यादा है, उत्तर दक्षिण विस्तार कम है, उसका मानचित्र बनाएंगे। क्या कहा? जिसका इस मानक अक्षांश के आसपास का मानचित्र बनाएंगे। पूर्व पश्चिम विस्तार तो क्या है, ज्यादा है, और उत्तर दक्षिण विस्तार उसका कम है, उसका मानचित्र बना सकते हैं। जैसे ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग उत्तर दक्षिण विस्तार नहीं है, पूर्व पश्चिम विस्तार है, उसका मानचित्र ये बना सकते हैं। तो इसकी लैंग्वेज चेंज करके अपन ये कह सकते हैं कि जिसका देशांतरीय विस्तार तो अधिक हो, मतलब पूर्व पश्चिम तो देशांतरीय विस्तार ही है, और जिसका अक्षांशीय विस्तार कम हो उसका मानचित्र इस प्रक्षेप से बना सकते हैं। फिर लैंग्वेज चेंज कर देंगे, यही बात है। मैं इधर आ जाता हूं। भी जिस प्रक्षेप का पूर्व पश्चिम विस्तार ज्यादा हो, पूर्व पश्चिम में देशांतर रेखाएं होती है, तो जिसका देशांतरीय विस्तार ज्यादा हो, और दूसरी बात कह रहे हो उत्तर दक्षिण विस्तार कम हो, इसका मतलब अक्षांशीय विस्तार कम हो, उसका मानचित्र किस प्रक्षेप से बनाएंगे? एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप से बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे ही घुमा के दे दे, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। और इनसे इस चीज जो आपको पढ़ाई गई है, इससे बाहर इस प्रक्षेप में कुछ नहीं है। और मतलब आपने बना के सीखा है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। और डायरेक्ट आप विशेषता पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं है। एक प्रक्षेप और पढ़ लेते हैं, दो मानक शंक्वाकार प्रक्षेप। दो मानक शंक्वाकार प्रक्षेप। इसका मतलब इसे छेदक शंक्वाकार भी कह सकते हैं। छेदक शंक्वाकार प्रक्षेप आप इसको कह सकते हो। इसका मतलब इसमें ये कल्पना की गई है कि ये ग्लोब है, ये ग्लोब है और इस पे शंकु है, वो छेद करता हुआ निकल रहा है, ग्लोब को छेद कर, छेदक शंक्वाकार है। इसका मतलब इसके अंदर जो यहां मानो कि मानक अक्षांश अपन मान लेते हैं 60 डिग्री और 40 डिग्री मान लिया, तो इन दोनों के बीच की जो मापनी है वो क्या होगी? घटी हुई है ना, क्योंकि अब आप इस गोलाई ली हुई रेखा को सीधी करोगे, इतनी लंबी रही है, सीधी आ रही है जो शंकु वाली, वो इतनी है। इसका मतलब दोनों मानक अक्षांशों के बीच में इसका क्षेत्रफल या मापनी घटी हुई होती है। ठीक है, और बाहर इसकी मापनी बढ़ी हुई पड़ेगी। बाहर देखो, ये यहां दूर वैसे यहां, लेकिन यहां बढ़ रही है, यहां पर ये और ज्यादा फैल रही है, आगे जाके फैल रही है। इसका मतलब बाहर तो मापनी बढ़ी हुई है और अंदर मापनी
घटी हुई। तो मानक अक्षांश, दोनों मानक अक्षांशों के मध्य मापनी घटी हुई और बाहर मापनी बढ़ी हुई। यदि मानक अक्षांश दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो ये माना जाता है कि मानक अक्षांश किस अनुपात में ली जाती है कि ऐसा मानचित्र बना रहे हो कि उसके 2/2 क्षेत्र उन दोनों मानक अक्षांशों के बीच में आना चाहिए, 1/6 ऊपर आना चाहिए, 1/6 नीचे आना चाहिए। इस प्रकार उसका मानचित्र बनाना चाहिए। ठीक है। फिर अपन दो मानक की मेन तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये छेदक शंक्वाकार है, दोनों के जो मानक अक्षांश मानेंगे उनके मध्य इसकी मापनी घटी हुई है। क्यों घटी हुई है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस प्रकार ये शंकु डाला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, उसी आरे पे बना लेते हैं ताकि अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी। अंतराल अपन मानक अक्षांश इसमें 40 डिग्री और 60 डिग्री रख लेते हैं, 30 और 45 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 30 और 45 रख लेते हैं तो अंतराल अपने को वो ही करना, तो अपन 30 और 45 का कर लेते हैं ताकि अपने को अंतराल चेंज नहीं करना पड़े। 30 डिग्री और 45 डिग्री को मानक अक्षांश मान के करना, वही विस्तार वही है जो पहले वाले प्रक्षेप में था। 90 डिग्री पूर्व से 90 डिग्री पश्चिम तक, 75 उत्तर से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अपने को इस प्रक्षेप बनाना है। तो वही लघुगर्त अर्धव्यास आरप वही रख लेते हैं 1:। ठीक है, तो अर्धव्यास निकालेंगे, आर निकालेंगे तो पिछले वाले में निकाला था सॉरी 5.08, 5.08 ये डायरेक्ट लिखे, फिर लघुगर्त अर्धव्यास वैसे ही निकलेगा सेम वैसे, उसी पर अपन आगे बनाएंगे कि आपने वही 5.8 की रेखा खींची, ठीक है, वो 15 डिग्री अंतराल है तो 15 ले लिया। 30 डिग्री मानक अक्षांश मान रहे हैं तो 30 का कोण, और 60 मान रहे हैं तो सॉरी 45 मान रहे हैं तो 45, जो मान रहे हैं वो मानक अक्षांश। ठीक है, फिर ये लेना अंतराल और यहां पर लंब डालना पिछले वाले की तरह ही समानांतर, मार्क कर दो इनको, ओ ए बी सी डी ए एच आई या ई और एफ, कोई भी मार्क कर दी। इसके बाद में एक सीधी रेखा खींचनी है। ठीक है, इस सीधी रेखा पर ये डी और सी की दूरी लेनी है, और प्रकार की मानो कि यहाँ पे नोक आ गई तो ये चिन्ह कर दिया, और यहाँ पे पेंसिल आ गई तो ये कर, सी और डी की दूरी इस पे चिन्ह कर दिया। आप डी मानो कि ये डी है और ये सी है, मान ले डी पे एच आई की दूरी भरी और मानो कि ये चिन्ह कर दिया, सी पे ई एफ की दूरी भरी और ये चिन्ह कर दिया। अब इन दोनों रेखाओं को मिलाते हुए इस और इसको मिलाते हुए ऊपर सीधी रेखा खींचनी है, और जहां क्रॉस होगा, मानो कि आपने ये रेखा तो यहां से बनाई थी, लेकिन जहां क्रॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, पी बिंदु हो जाएगा। सीधी स्केल से मिलानी है आपको, ये आपको सीधी स्केल से मिलानी है, जहां पर भी मिल रही है ये मानो कि तो ये पी बिंदु होगा, और मानो कि ये सी और डी
पर अपन जो बिंदु काट रहे थे इनको भी आप मार्क दे सकते हो कोई। अब फिर आपको एक सीधी रेखा खींचनी है, सेम रचना हुई है दो मानक अक्षांश वाली, कोई फर्क नहीं है, वही है दो मानक अक्षांश वाली। P और C की दूरी लेनी है, P और C की दूरी ली और इस P बिंदु से ये चाप काट दिया, ये 60 डिग्री आ जाएगी। और फिर P और D की दूरी ले लेंगे, P और D की दूरी ले लेंगे, मानो इस ये D था ये C कर दे, ये दूरी ले लेंगे, ये 30 डिग्री हो जाएगा। मानो कि ये सॉरी ये 45 और ये 30, 15-15 का अंतराल है। यदि आप मानो कि ये 60 लेते हो और ये 40 लेते हो और यहाँ पे 10 डिग्री का अंतराल क्या करते हो, तो ये जो दूरी आएगी वो उनके मध्य की दूरी हो जाएगी, माप लेना से वो उनके दोनों के मध्य की दूरी हो जाएगी। एक आप और बनाना चाह रहे हो तो भी मिल जाएगी। आप मानो इस ये रेखा ली, अंतराल लिया, ये 30 है तो ये चाप न काटोगे तो ये 15 हो जाएगी, और इधर चाप काटोगे तो मानो थोड़ी सी अपन ने दूरी ज्यादा ले ली है, थोड़ी नजदीक ले लेते हैं, मानो कि ये 30 डिग्री तो ये 15, ये 60, ये 75 और ये 90। ठीक है, आप ये दो रेखाओं पे लंब डालें, एक तो 30 पे और एक 45 पे। तो 30 पे जो मापा है ये पड़ा वो ले लेना है, ये मानो 30 डिग्री है, ये 45 मानक है, तो ये पहला चाप ये 30 का हो जाएगा, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। इसी प्रकार 15, 30, 45, 60, 75 और 90। इसी प्रकार ये दूरी प्रकार में लेके एचआई लेके इस 45 पे कर देंगे, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। 15, 30, 45, 60, 75 और 90 ये कर दिया। और फिर आपको इन दोनों को मिला के पी बिंदु से मिला दो, दोनों रेखाओं को मिला के फिर आगे जहां मिले उस जगह आपको मिला देना। तो जैसे मानो इन दोनों को आपने स्केल में लिया और ये मिल रही है, तो वहां ये मानो थोड़ा नीचे, उतनी ऊपर नहीं जाएगी, इस पी बिंदु से पर ही आएगी या पी से नीचे आएगी। फिर इन दो को मिला के आपने उसी जगह मिला दी, उसी पर एक बिंदु पे मिलेगी ये सारी। ये मानक अक्षांश और ये भी मानक अक्षांश है। ये 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 पश्चिमी देशांतर। 15, 30, 45, 60, 75 और मानो कि इसमें 90 वाली बना देते। और 90 ये बना दो। इधर ये 90 डिग्री, ये 75, 60, 45, 30 और 15 डिग्री। ये अपने दो मानक शंक्वाकार प्रक्षेप बन गए।
अब आप इसकी विशेषता बताओ। देखिए पिछली बार अपन ने पढ़ा वो वही सेम लगभग विशेषता आ जाएगी। अपन ने एक मानक में पढ़ा था, इसमें यह ध्यान रखना पी शंकु का शीर्ष नहीं है, नहीं ध्रुव है। इसमें शंकु का शीर्ष कहां बनाया आपने? नहीं बनाया। तो इसमें पी शंकु का शीर्ष नहीं बनता। इस प्रक्षेप बनाया तो नहीं अपन ने, 90 डिग्री का कोण तो नहीं दिया। इसकी कल्पना इसी प्रकार बनाई हुई है। इसकी कल्पना की जो विधि बनाई हुई है वो शंकु का शीर्ष इसमें नहीं लेना। तो इसमें ये भी ध्यान रखना, शंकु का शीर्ष नहीं बना है इसमें। देखो शंकु का शीर्ष इस पे बनाएंगे तब बात है। तो शंकु का शीर्ष इसमें नहीं है, पी नहीं ध्रुव है पी। ये जो अपने चाप अलग काटा है उसका शीर्ष है, शंकु का शीर्ष नहीं, जो अलग चाप काटा है ना उसका शीर्ष है। ठीक है। ध्रुव एक चाप है। सभी अक्षांश रेखाएं नियत स्थान पे, क्योंकि अपन ने निर्धारित किया था, निर्धारित करके कि यहां से 45 गुजरेगी, यहां से 60 गुजरेगी, यहां पे 75 गुजरेगी। उनका पहले अपन ने ये दूरी लेकर उस रेखा पे निर्धारण किया था ना कि यहां से गुजरेगी। तो इसका मतलब सभी अक्षांश रेखाएं अपने नियत स्थान से गुजरी। सभी अक्षांश रेखाएं अपने नियत स्थान और समदूरस्थ है, समान दूरी पर ही है। समदूरस्थ पहले वाले में भी समदूरस्थ था और इसमें भी समदूरस्थ है कि सभी अक्षांश रेखाएं समान समान दूरी पर है। सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है। केंद्र किसको माना है? पी को माना, पी को माना है, दूरवे से नहीं है। ये सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है लेकिन दूरवे से नहीं है। दूर एक खुद ही चाप है, दूर खुद एक चाप है, दूर खुद एक चाप है। इसमें सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है, नियत दूरी पर है। अब अक्षांश रेखाओं में ये देखोगे अपन ने देशांतर रेखा निर्धारण करने का कि ये देशांतर यहां से गुजरेगी, उसका निर्धारण कौन कौन से अक्षांश पे किया था? दोनों मानक पे किया था। इसका मतलब दोनों मानक अक्षांश की मापनी शुद्ध है, बाकी की मापनी अशुद्ध है, बाकी की मापनी अशुद्ध है। और दोनों मानक अक्षांश से बाहर वाली, उत्तर वाली और दक्षिण वाली, दोनों की मापनी बढ़ी हुई है। और बीच में यदि आप 40 और 45 लेते, 40 और 60 लेते तो बीच में 50 डिग्री बनानी पड़ती, तो 50 डिग्री की मापनी घटी हुई आती, मापनी घटी हुई आती। तो अपन ये कह सकते हैं पहली बात अक्षांश रेखाओं में कि 90 डिग्री इसमें चाप है, बिंदु नहीं है। ठीक है। सभी अक्षांश रेखाएं नियत स्थान पे समदूरस्थ है। सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है। अक्षांश रेखाओं में मापनी दोनों मानक अक्षांश की मापनी शुद्ध होती है, बाकी की मापनी अशुद्ध होती है। मानक अक्षांश के बाहर मापनी बढ़ी हुई और बीच में मापनी घटी हुई होती है। घटी हुई क्यों होती है वो बताया था आपको कि वो लंबाई है वो वास्तव में ज्यादा, तो इन दोनों के बीच की मापनी घटी हुई, दोनों के बाहर मापनी बढ़ी हुई। अब अपन ने निर्धारित किया था कि सभी अक्षांश रेखाएं यहां से गुजरेगी, कि ये अक्षांश यहां से गुजरेगी, ये अक्षांश यहां से गुजरेगी, तो इनके मध्य आप चाहे कहीं पर भी कोई रेखा खींच दो, उसकी मापनी शुद्ध होगी। तो प्रत्येक देशांतर की मापनी शुद्ध होगी, प्रत्येक देशांतर रेखा की मापनी शुद्ध होगी। सभी देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा से दूर की ओर जाती है तो उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है बात। सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। सभी देशांतरों की मापनी शुद्ध है। और कोई विशेषता नहीं है इसमें, ये और कोई विशेषता नहीं है, ये इतनी विशेषता वापस पढ़ लेते हैं। दूरवे चाप है, सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है, सभी अक्षांश रेखाएं नियत दूरी पर ही है। नियत अक्षांश रेखाओं में दो अक्षांश की मापनी शुद्ध है जो मानक है, तो मानक है। फिर बार बार आ जाएगा मानक अक्षांश किसे कहेंगे?
जहां शंकु ग्लोब को स्पर्श कर रहा है, जहां शंकु ग्लोब को स्पर्श कर रहा है, इसमें दो जगह करता है। अपन ने कल्पना ये की हुई है कि आप शंकु इसमें डालोगे तो यहां स्पर्श कर रहा है, जब वापस बाहर निकलेगा वहां स्पर्श कर रहा है। तो दो अक्षांशों को स्पर्श कर रहा है, मतलब दो की मापनी शुद्ध है, मापनी दो की शुद्ध है। ठीक है। देशांतर रेखाओं में विषुवत रेखा से दूरों की ओर जाते हैं तो बीच की दूरी कम होती जाती है। सभी देशांतर रेखाओं की मापनी इसमें शुद्ध होती है। क्यों शुद्ध होती है? क्योंकि अक्षांश रेखाएं अपने नियत स्थान से गुजर रही है। ठीक है। अब मानचित्र कौन सा बना सकते हैं? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का या ये एक मानक से ये ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा क्षेत्र का दिखा सकते हैं। दो मानक आ गए इसमें बड़े क्षेत्र का दिखा सकते हैं, तो एक मानक की बजाय ये दो मानक वाला थोड़ा ज्यादा उपयोगी है। एक मानक भी शुद्ध आकृति प्रक्षेप नहीं था, आकृति शुद्ध नहीं थी, नई शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप था, नई शुद्ध दिशा प्रक्षेप था, और ये भी तीनों ही नहीं है। नई इसमें आकृति शुद्ध है, नई इसमें क्षेत्रफल शुद्ध है, नई इसमें दिशा शुद्ध है। अभी तक दोनों प्रक्षेप अपन ने पढ़े हैं, उनमें आकृति भी शुद्ध नहीं आई है, क्षेत्रफल भी शुद्ध नहीं है, दिशा भी शुद्ध नहीं है। ये मध्य अक्षांशों का ही मानचित्र बनाएंगे, एक मानक की बजाय दो मानक वाला अधिक लाभदायक है, जिसे छेदक शंक्वाकार प्रक्षेप भी कहते हैं। ये समझ में आ गया? इसमें कोई बात है तो अपन वापस कर लेते हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। ठीक है। फिर बाकी अपन कल देखेंगे इससे आगे वाले प्रक्षेप। आज तो बाकी में टाइम लगेगा, कल अपन काफी 4 प्रक्षेप कर लेंगे, कोशिश करेंगे।